हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। मैं हूं अभय अग्रवाल। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, तो देखो यार, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो तीन पॉसिबिलिटी है। या तो आपके से क्वेश्चन नहीं बना है ना, और कुछ कुछ उटपटांग आंसर आया जो बिल्कुल ही समझ में ही नहीं आ रहा है। दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई, इनफैक्ट दो केस हो सकते हैं। एक तो आपसे बना ही नहीं, और दूसरा केस आपका ये आंसर आ रहा होगा, है ना। तो बहुत सारे बच्चों का, इनफैक्ट मैं देखा हूँ, बहुत सारे बच्चों का ये आंसर आता है, पर ये आंसर गलत है। बच्चे एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि सर कैसे गलत है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है मैं समझाता हूँ। क्योंकि आप कंफ्यूज हो जा रहे हो डायग्राम देख के। पहले चलो क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ताकि सभी को समझ में आए, है ना, केस 1 और केस 2 दोनों को। चलो देखो, टेबल है, अ टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जो टेबल है वो हॉरिजॉन्टल है, ध्यान रखना। इसका मतलब मैं इस टेबल को कहाँ से देख रहा हूँ? टॉप व्यू से देख रहा हूँ। अ टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज फिक्स्ड इन अ कैबिन दैट रोटेट्स विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। यानी कि एक कैबिन है जिसमें एक टेबल है, टेबल में एक सुरंग सी बनी हुई है। ठीक है, मान लो ये कैबिन है, उसमें ये टेबल रखा हुआ है, तो उसमें ऐसी एक सुरंग सी बनी हुई है। ठीक है ना। और ये, लेकिन ये कैबिन कैसे घूम रही है? हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है। तो जब टॉप व्यू से देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है ना, ये बात समझने की है। तो गलती से भी यहाँ पर ये जो पार्टिकल, अब आगे पढ़ते हैं। खैर, एक स्मूथ ग्रुव है ए बी, जिसकी लेंथ एल है ना भाई। और जो जो रेडियस है जिसके अबाउट ये कैबिन घूम रही है, वो बहुत बड़ा है, एल लेंथ। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब ग्रुप जो है वो थीटा बना रही है एंगल विथ रेडियस ओ ए। तो ये तो कोई डायग्राम में दिख ही रहा है आपको, है ना। अ स्मॉल पार्टिकल इज केप्ट एट पॉइंट ए। यहाँ पर एक छोटा सा पार्टिकल रख दी गया जिसको मैं ब्लैक डॉट से शो कर रहा हूँ। एंड इज रिलीज्ड टू मूव अलॉन्ग ए बी। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच दैट पॉइंट बी। ठीक है, तो हमें पता है भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, जो कि पार्टिकल को ए से पॉइंट बी की तरफ ले जाएगा, है ना भाई। अब हम क्या करते हैं, डायग्राम देखते हैं और भावनाओं में बह के सबसे पहले लगा देते हैं एम जी। मैं पहले बताऊंगा गलत आंसर कैसे आता है ना। एम जी अपन ऐसे लगा देते हैं, अरे यार, ये ऐसे अपन नीचे की डायरेक्शन में एम जी लगा देते हैं और बैठ जाते हैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और यहाँ पर जो है अपन एम ओमेगा स्क्वायर आर लगा देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं अपन, एम जी का एक कंपोनेंट यहाँ तोड़ लेते हैं और वो आ जाता है एम जी साइन थीटा। और एम ओमेगा स्क्वायर आर का यहाँ वाला कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आ जाता है। तो ये सब उटपटांग काम नहीं करना है भाई। ये करोगे तभी आपका आंसर वो आएगा जो कि मैं शुरू में यहाँ पर लिख के रखा हुआ था। एम जी यहाँ नहीं लग रहा है। एम जी कहाँ लग रहा है, ध्यान से देखना। एम जी लग रहा है इनटू द बोर्ड, क्योंकि मैं ये डायग्राम टॉप व्यू बनाया हूँ। ठीक है ना, टॉप व्यू बनाया हूँ मैं, जो हो रहा है उसका टॉप व्यू। हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये जो है पूरा कैबिन घूम रहा है, टेबल भी हॉरिजॉन्टल है, ग्रुप भी हॉरिजॉन्टल है। तो एम जी यहाँ नहीं लगेगा भाई। ठीक है ना, एम जी कहाँ लगेगा, इनटू द बोर्ड। ठीक है ना, इनटू द बोर्ड। जबकि मोशन कहाँ हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि मोशन ऑन द बोर्ड हो रहा है। यानी कि एम जी का कोई रोल यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस टेबल का आपको साइड व्यू दिखाऊंगा ऐसा, तो ये ग्रूव है मान लो, तो एम जी यहाँ लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रहा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन और एम जी एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है। इन दोनों का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं। हम बात करें हॉरिजॉन्टल पार्ट की, मोशन के हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की, न कि वर्टिकल डायमेंशन की। ठीक है, तो एम जी और नॉर्मल रिएक्शन को भूल जाओ। अब देखो, ये पार्टिकल यहाँ रखा गया, इस पर एकमात्र फोर्स लगाना है अपने को, कौन सा, ये वाला सीडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू होगी एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब एल को छोटा इसीलिए दिया है ताकि ग्रूव के यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह सेंटर से दूरी लगभग लगभग क्या हो, कैपिटल आर ही हो, और आप यूनिफॉर्म सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा सको। ठीक है ना भाई, क्योंकि अगर आर और एल
एक दूसरे से कंपेरेबल होगा तो अलग अलग पॉइंट पे जो रेडियस है वो अलग अलग आएगी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर उसमें अपने को इंटीग्रेशन वगैरह लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है कि L जो है वो काफ़ी छोटा है, यानी कि AB की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है, ताकि आप ये m⍵² को हमेशा कांस्टेंट मान सको थ्रू आउट दी ग्रूव AB। ठीक है, पूरे ग्रूव AB की लेंथ के अलॉन्ग जो m⍵² है वो कांस्टेंट है। ठीक, अब मैं अब बचा क्या है, अब इस पे अब ग्रूव के द्वारा भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। जैसे मैं अगर इसको इस m⍵² को मैं 2 कंपोनेंट में चाहूँ तो तोड़ सकता हूँ। ठीक है, ये वाला तो साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा और ये वाला कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है ना, m⍵² और यहाँ पर भी m⍵²। ठीक है, और सोचो ये वाला कंपोनेंट जो है वो ग्रूव के अलॉन्ग पार्टिकल को आगे बढ़ाएगा और ये वाला कंपोनेंट के खिलाफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है ना, ये वो वाला नॉर्मल रिएक्शन नहीं है जो कि mj को बैलेंस कर रहा था, ये वो वाला नॉर्मल रिएक्शन है जो कि m⍵² साइन थीटा को बैलेंस करेगा, यानी कि ग्रूव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट आ रहा है उसको ये नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा। जबकि जो यहाँ पर मैं नॉर्मल रिएक्शन बनाया था, सॉरी mg और n ऊपर, ये n कहाँ लग रहा है, ये n लग रहा है आउट फ्रॉम द बोर्ड, और mg कहाँ लग रहा है, इनटू द बोर्ड। क्योंकि हम कहाँ देख रहे हैं, ये जो राइट साइड में डायग्राम बनाया हो ये टॉप व्यू है, जबकि ये कौन सा व्यू है, ये साइड व्यू है। ठीक है ना, इसको n डैश बोल लो, कंफ्यूज मत करना n और n डैश को। ठीक है, ये n कौन सा है, ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जबकि ये कौन सा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, इसका तो कोई काम ही नहीं है और न इन दोनों का काम है। क्या काम है भैया, वो तो बैलेंस करेंगे ही करेंगे, ग्रूव टूट तो नहीं जाएगा, या ग्रूव के जो सुरंग है, ग्रूव मतलब होता है सुरंग, छोटी सी सुरंग, सुरंग के अलॉन्ग ही जा सकता है पार्टिकल, सुरंग के परपेंडिकुलर तो जा नहीं सकता। तो उन फोर्सेस से अपने को क्या मतलब, जो कि ग्रूव के परपेंडिकुलर है ना, हमें उसी से मतलब है जो कि ग्रूव के अलॉन्ग है। तो हमको m⍵² से भी मतलब नहीं है, खाली अपने को उसके कॉस थीटा वाले कंपोनेंट से मतलब है, यानी कि ग्रूव के अलॉन्ग वाले कंपोनेंट से मतलब है। ठीक है ना, फ्रिक्शन होता अगर इस क्वेश्चन में, तब जो है वो नॉर्मल रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता, क्योंकि फिर फ्रिक्शन लगता पीछे की तरफ, पर फिलहाल तो फ्रिक्शन है नहीं, है ना। तो अब क्वेश्चन बस इतना हो गया कि भैया ए से बी जाना है, एक्सेलरेशन कितना है, फोर्स अपॉन मास, तो m⍵² r cos थीटा अपॉन m, तो एक्सेलरेशन आ गया ω² r cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर इनिशियली वेलोसिटी क्या है, 0 है, कितनी दूर जाना है ग्रूव में, L लेंथ जाना है, तो क्या करोगे भाई, S = ut प्लस हाफ at² लगा लो, S की वैल्यू L रख लो, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ a कितना है भैया, ये है, तो ω² r cos थीटा इंटू टी का स्क्वायर, तो t की वैल्यू आ गई 2L अपॉन ω² r cos थीटा का अंडर रूट। बस इतना ही करना है। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम मुश्किल से मैं बोलता हूँ कि 1 मिनट की है या आधा मिनट की है, पर समझाने में मैं टाइम वेस्ट किया हूँ क्योंकि मैं आपको वो बता रहा था जिससे बच्चे गलत आंसर लेके आते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर बच्चा हो, जो भी हो, स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी हो जो फिज़िक्स बना रहा हो, कोई भी व्यक्ति अगर सोच रहा है अंदर ही अंदर मन में, तो उसको वो तुरंत समझ में आ जाएगा कि mg को मेरे को नीचे नहीं लेना है और नॉर्मल रिएक्शन mg किसी चीज़ का काम नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ये चीज़ डेवलप होती है विद प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस खूब करना है अपने को, और अगर बहुत प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 28 आधे मिनट से ऊपर का नहीं है। ठीक है ना, तो खैर ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अब अपन मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में, अभी के लिए बाय बाय।